हाय एवरीवन, आप लोगों का फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल डीजेपी इलेक्ट्रिकल में। तो फ्रेंड्स, ये जो चैनल है इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए जो डिप्लोमा कर रहे हैं, मैंने चैनल के बारे में काफी डिटेल आप लोगों को बता रखा है। तो चलिए, हम लोग इलेक्ट्रिकल ड्राइंग पढ़ रहे थे और ड्राइंग पे हम लोगों ने ओवरहेड लाइन, ये जो ओवरहेड लाइन होती हैं, इसके बारे में हम लोग एनालिसिस कर रहे थे कि आखिर ये लाइन जो होती हैं उनका एस्टिमेशन, ये जो एस्टिमेशन शब्द है यानी कि गणना करना कि कोई भी लाइन अगर आपको खींचनी है तो ये लाइन खींचने में कितना खर्चा आएगा, आप कैसे खींचोगे, ये सब सारा हमें पढ़ना था। लेकिन ये सब पढ़ने से पहले मैंने आप लोगों से बोला कि ठीक है पढ़ते हैं इसको, लेकिन जो बेसिक है इसका वो पहले क्लियर कर लेते हैं। तो मैं एक बार आपको रिकॉल करा देता हूं कि हम लोगों की किस बात पे चर्चा हो गई है और उसके आगे से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग पेन कॉपी वगैरह लेके बैठ गए होंगे, सब कुछ रेडी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए है क्या, मैंने कहा कि ट्रांसमिशन लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती क्या है। तो एक मैंने आपको बकायदा चार्ट बनाया था, उस चार्ट के माध्यम से मैंने आपको समझाया कि जो ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन और जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, इन दोनों में बेसिक अंतर क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि जो हाई वोल्टेज दूर तक जाता है उसको हम लोग ट्रांसमिशन बोलते हैं। इसको प्राइमरी और सेकेंडरी दो पार्ट में बांटा गया था। एक जो जनरेटिंग स्टेशन से लंबा गया उसको, दूसरा जो किसी छोटे सब मतलब जो किसी बड़े सब स्टेशन से छोटे सब स्टेशन के पास में गया वो। अब होता क्या है कि छोटे सब स्टेशन से और 11 केवी की लाइनें निकलती हैं और वो 11 केवी की लाइनें जाती हैं हमारे गांव शहर के आसपास। उसके बाद वो 440 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे भी जो दोनों लाइनें थी 11 केवी की और 0.4 केवी की, इसको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हमने सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन बोला था। तो यही डिस्ट्रीब्यूशन का हमें एस्टिमेशन पढ़ना। अगर कोई पूछ दे कि आपके सिलेबस में एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड लाइन में क्या ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों लाइनों का है, तो नहीं, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का आपको पढ़ना है, ट्रांसमिशन लाइन की बात हम लोग नहीं करेंगे। तो ये सब हमारी चर्चा हुई थी। उसके बाद मैंने बताया था आपको कि जब आप ट्रांसमिशन लाइन का डिटेल लिखने जाओगे या फिर करने जाओगे एस्टिमेशन, तो आपको पता भी तो होना चाहिए कि आप कौन कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हो। मटेरियल इन द सेंस कि क्या क्या आपको इक्विपमेंट्स वगैरह यूज करने हैं, सामग्री कौन कौन सी चाहिए आपको। तो उसके बारे में मैंने आपको बताया कि ठीक है, आप जब सामग्री पे जाओगे तो आपको पता है कि सपोर्ट चाहिए, फिर कितने प्रकार के सपोर्ट हैं ये भी बात हो गई, इंसुलेटर कितने प्रकार के ये भी बात हो गई, फिर कंडक्टर क्या थे, फिर जो मेन था कि तार जाते कैसे हैं, और फिर जो पोल होते हैं, कुछ स्पेशल पोल होते हैं जो जैसे टर्मिनल पोल मैंने आपको बताया था। मैंने बोला था कि जहां लाइन आपकी खत्म होती है वहां पे आप टर्मिनल पोल यूज करोगे। तो ऐसा कुछ हमारा चर्चा हुआ था। ठीक है, तो चलिए अब क्या करते हैं, आगे चलते हैं और कुछ पॉइंट देखते हैं छोटा सा। उसके बाद हम सीधे क्वेश्चन पे आएंगे और बाकी जो चीजें थोड़ी बहुत छूट गई हैं वो क्वेश्चन में हम लोग कवर कर लेंगे। क्वेश्चन के लिए मैं बता दूं, इसका क्वेश्चन काफी इजी और छोटा होता है। जो पावर और एस्टिमेशन हुआ था, जो इंटरनल वायरिंग का एस्टिमेशन हुआ था, उतना लंबा नहीं खींचेगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, आप इनको आसानी से कर ले जाओगे आप। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या कहा मैंने आपको। मैंने कहा एक हेडिंग डाला सिरोपरी, सिरोपरी मतलब ओवरहेड लाइनों, सिरोपरी लाइनों के मार्ग में क्रॉसिंग, सिरोपरी लाइनों के मार्ग में क्रॉसिंग, इसका क्या मतलब है। देखिए, मैंने आपको बताया था
कि आपकी कोई भी लाइन जा रही है वो ऐसा कभी नहीं होगा कि हमेशा प्लेन मैदान में जाए, यानी कि मैदान में चले, वो प्लेन एरिया में जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। होगा क्या कि उसको नदी पार करना पड़ जाए, क्या पार करना पड़ जाए? नदी। दूसरा हो सकता है उसको कि सड़क पार करना पड़ जाए। क्या पड़ जाए? सड़क पार। तीसरा हो सकता है कि रेल लाइन जो हमारी होती हैं, रेल लाइन आपने देखा होगा, आपके इलाके में भी मिलती होंगी, रेल लाइन पार करनी पड़ जाए। या फिर हो सकता है कि आपको टेलीफोन लाइन, अब चूंकि ये कॉन्सेप्ट आपको बताना है इसलिए टेलीफोन लाइन यहाँ पे मेंशन करना जरूरी था, क्वेश्चन बन जाता है, ये पुराना सिलेबस है आपका। अब आपको टेलीफोन लाइनें नहीं मिलती क्योंकि अब नेटवर्किंग का जमाना आ गया है, तो कौन टेलीफोन लाइन ब्रॉडबैंड यूज करे, लेकिन फिर भी सिलेबस में तो देखते हैं क्या होता है, इंटरफेरेंस वगैरह। दूसरी सिरोपरी लाइन, दूसरी सिरोपरी लाइन, कोई पहले से ही एग्जिस्टिंग लाइन है, आपको उसको क्रॉस कराना है, तो आप क्या करोगे? अब ऐसा तो करोगे नहीं कि उस लाइन को हटाओगे, अपनी ही लाइन नहीं वहां पे ले जाओगे, ठीक है? तो आप लाइन तो अपनी ले ही जाओगे, तो उसके लिए हम लोग क्या अरेंजमेंट करते हैं, इसमें देखेंगे कि कोई पहले से ही एग्जिस्टिंग लाइन हो, उस लाइन को हमें कैसे पार कराना है। फिर हो सकता है आपको कोई घर वगैरह मिल जाए, क्या हो जाए? घर वगैरह मिल जाए कि आपको घर पास कराना हो, तब आप क्या करोगे? तो थोड़ा भी हो सकता है इंक की कमी है, इसको मैं अभी कंप्लीट कर ले रहा हूं। तो हमें ये 5-6 पॉइंट को ध्यान में रखना है, अंतर कुछ ज्यादा नहीं आएगा। होगा क्या कि जो जनरली सिंपल लाइन हमारी जाती है, जो जानी चाहिए थी, वो सिंपल लाइन न जाके कुछ हमें अलग से अरेंजमेंट करना होगा। वो क्या अरेंजमेंट करना होगा, मैं आपको कुछ रफ आइडिया दे दे रहा हूं कि कैसे करना है, बाकी हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे कि कैसे होता है, ठीक है? अगर मैं पहले की बात करूं, आप लोग नोट करिएगा इसको। पहला पॉइंट मैं कह दूं नदी, कौन सा? नदी। अब देखिए नदी क्रॉसिंग में होगा क्या कि मान लेते हैं एक ऐसे कोई नदी फ्लो कर रही है, ये नदी है, आपको अपनी लाइन यहां से इस पार ले जानी है। अब आपके सामने नदी आ गई यहां पे, तो अब आप करोगे क्या? अगर बहुत चौड़ी नदी है तो आप एक बीच में काफी ऊंचा पोल दे दोगे, या फिर ऐसा करोगे कि कम चौड़ी है तो एक यहां पे ऊंचा पोल और एक यहां पे ऊंचा पोल, ये लगा के आप लेवल थोड़ा सा बढ़ा दोगे अपने तार का, और जो तार का सैग है वो और ऊपर हो जाएगा, तो क्लियरेंस बन जाएगा। इससे ज्यादा कुछ खास अरेंजमेंट नहीं करना होता, ठीक है? तो देखिए नदी क्रॉसिंग अगर आपके प्रॉब्लम में आ जाए कि आपको करना क्या है, तो क्या डेटा आप मेंटेन करोगे। देखिए मैं आपको एक आध डेटा बता रहा हूं। जैसे देखिए पहला पीस में लिखोगे लाइन सामान्य रूप से ही जाती है, ठीक है? तो क्या करेंगे कि जो 11 केवी की लाइन, हम लोग 11 केवी के लिए बात करते हैं, ये जो 11 केवी की लाइन है उसके लिए हम ग्राउंड क्लियरेंस इन द सेंस, आप बोलोगे कि पानी में ग्राउंड में कहां से खोजूं, तो जो जल का स्तर है वो और जो ऊपर तार जा रहा है उसके बीच में कुछ फिक्स गैप होना चाहिए, वो बस हमें मेंटेन करना होता है। तो वो है कह रहा है कि 11 केवी के लिए आप नोट कर लीजिएगा इसको, जल स्तर 11 केवी के लिए जल स्तर व तारों के मध्य अंतराल, इसी को बोलते हैं ग्राउंड क्लियरेंस। जो क्लियरेंस है
वो 4.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। यानी कि जो जल स्तर है और वो जो तार है, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो 4.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है। दूसरा है, अगर से हम बीच में पोल नहीं दे रहे हैं नदी के इस पार और उस पार पोल लगाना चाह रहे हैं, तो आपको पता है कि जो बीच में स्पान होता है, पार्ट जिसको हिंदी में बोलते हैं, कि ये नदी है, एक यहां हमने पोल खड़ा किया, एक यहां हमने पोल खड़ा किया। तो चूंकि अगर एक लिमिट स्पान जो होता है वो 70-80 मीटर के आसपास रखते हैं हम लोग, 60 मीटर, 70 मीटर, 80 मीटर जरूरत के हिसाब से। अगर उससे ज्यादा हो रहा है तो बीच में हमें या तो पोल देना होगा या तो पोल की हाइट हमें बढ़ानी होगी। अगर हम पोल की हाइट बढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियस बात है, डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से तार ज्यादा लगेंगे, और जब तार ज्यादा लगेंगे तो पोलों पे लोड ज्यादा आएगा। जब पोलों पे लोड ज्यादा आएगा तो एक पोल से काम नहीं चलेगा हमारा, हम क्या करेंगे, डबल पोल लगा देंगे, जिससे कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी पोलों की और हमारा नदी भी पार हो जाएगा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए कि सामान्य से अधिक स्पान होने पर, स्पान इसको हिंदी में पार्ट बोलते हैं, सामान्य से अधिक पार्ट होने पर दोहरे पोल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? दोहरे पोल का। ये हमारी बात कुछ ध्यान में रखनी होगी अगर आप नदी क्रॉसिंग करा रहे हो वायर को। तो सिंपल सी बात है, हमें किसी चीज को भी पार कराना हो, सबसे बड़ा फैक्टर हमारा ये पहला पॉइंट है कि जो क्लियरेंस है दोनों के डिस्टेंस का, वो मेंटेन होना चाहिए। बाकी आप ध्यान दो चाहे मत दो, अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस की बात ध्यान रख रहे हो तो काम बाकी हमारा ऐसे ही चल जाएगा। ठीक है। तो ये ऐसे ही डेटा आपको ध्यान में रखने हैं, वो आगे हम आपको मिलेगा तो दिखाते रहेंगे। अगर मैं कह दूं सड़क क्रॉसिंग, दूसरा जो आपकी है सड़क क्रॉसिंग, अब देखिए इसमें क्या ध्यान देना है आपको। इसमें अब आपके पास दो पार्ट हैं, ए और बी। अब बोलोगे वो कौन सा है सर? तो देखिए, पहली बात तो आप हो सकता है कि सड़क पार करा रहे हो, सड़क पार कराना। दूसरा हो सकता है कि सड़क के किनारे, सड़क के किनारे आप लाइन को ले जा रहे हो। ये दोनों संभावनाएं बनती हैं। बाकी अगर सड़क से आप दूर होते तो मैदान भाग में चला गया तो सिंपल जनरल रूल फॉलो होगा। लेकिन सड़क को पार कराना और सड़क के किनारे दो अलग अलग केस हैं। इनमें क्या होगा कि हमें हाइट थोड़ी ज्यादा रखनी होगी। तो उसमें देखिए क्या करना होता है हमें कि वोल्टेज रेटिंग नोट कर लीजिएगा। अगर 650 वोल्ट तक आपकी लाइन जा रही है, 650 वोल्ट तक, तो ग्राउंड क्लियरेंस हम रखेंगे 5.8 मीटर। कितना रखेंगे? 5.8 मीटर। अगर आपकी 11 केवी या 33 केवी की लाइन हो, 11 केवी एंड 33 केवी की अगर लाइन हो, तो आप इनके लिए कितना रखोगे? 5.8 से थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 6.1 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6.1 मीटर। ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना कि इतना क्लियरेंस मेंटेन होना चाहिए जब आप एक सड़क पार करा रहे हो, इस पार से उस पार ले जा रहे हो। देखते होगे आप, सड़क ऐसे गई तो लाइनें ऐसे क्रॉस करती हैं, तो काफी सारा अरेंजमेंट होता है। इसमें और भी आप नोट कर सकते हो कि जो लाइनें जाती हैं, अगर टूट के अचानक से सड़क पे गिर गई तो खतरा हो सकता है। तो इसके लिए हम नीचे रक्षण तार लगा देते हैं। आपने देखा होगा कि जाली नुमा तार के नीचे फैला होता है एक और तार, उस पे जालियां लगी होती हैं। तो होता क्या है वो कि अगर तार टूटा तो उसी पे जाके अटक जाएगा, नीचे जमीन पे नहीं आएगा। तो ये सब सारा अरेंजमेंट हम लोग करते हैं। ठीक है। अब देखिए, अगर सड़क के किनारे चल रहे हो तो पार कराते समय हमको हाइट ज्यादा चाहिए, लेकिन किनारे चल रहे हैं तो सामान्य से थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इतना ज्यादा हमें बढ़ाने की जरूरत
नहीं पड़ेगी। तो वो देख लीजिए कितना होगा। अगर मैं आपसे बोलूं 650 वोल्ट तक, कितना 650 वोल्ट तक है, तो 5.5 ना होके 5.5 मीटर हो जाएगा। 5.8 मीटर ना होके 5.5 मीटर रह जाएगा। वो 11 केवी के लिए जो है वो आपका 5.8 मीटर आ जाएगा, और 33 केवी के लिए ये 6.1 मीटर, क्योंकि जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ाते जाओगे आपको क्लियरेंस पे ज्यादा ध्यान देना होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। अब जो बचता है रेल लाइन, टेलीफोन लाइन और दूसरी सिरोपरी और भवन। आपके सामने ये होमवर्क है। जैसा मैंने आपको बताया कि सड़क पार करते समय क्लियरेंस कितना ध्यान देना है, नदी पार कराते समय कितना क्लियरेंस को ध्यान में देना है, वैसे ही आप इन चारों का जो शेष बचा हुआ है बुक से, आप देखोगे बुक में काफी क्लियर कट दे रखा है। मुझे बस आपको पॉइंट समझाना था, इसलिए मैंने 2 को समझा दिया कि आपको उसमें समझ के रखना क्या है। ठीक है, तो चलिए देखिए, मैं एक बार आपको रफली आइडिया बता देता हूं। रेल लाइन का मतलब सीधा सीधा है कि रेलवे है तो हमको उसको उस पार से ले जाना होगा या तो अंडरग्राउंड ले जाना होगा। क्योंकि हम ओवरहेड पढ़ रहे हैं तो हम ऊपर से ही ले जाएंगे। जब ऊपर से ले जाएंगे तो कितना रेलवे लाइन का कुछ तार है, कुछ रेलवे लाइन का तार है, तो हमको उसके ऊपर से ले जाना है। तो रेलवे लाइन के तार से और उसके तार में जो हम ले जा रहे हैं कितना क्लियरेंस होना चाहिए, ये सब ध्यान देना आप। टेलीफोन लाइन में क्या जरूरत पड़ गई, तो टेलीफोन लाइन में होता क्या है कि एक इंटरफेरेंस शब्द आता है। इंटरफेरेंस का मतलब ये है कि अब आपको भी पता है कि अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, मतलब जो इलेक्ट्रिक लाइन है वो ऐसे कुछ जा रही है, उसके नीचे आपका टेलीफोन लाइन है, टेलीफोन लाइन आपकी नीचे है, तो इससे कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा जो कि टेलीफोन लाइन के तार को कट करेगा। अब आपने फैराडे लॉ पढ़ा होगा कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या कोई भी मैग्नेटिक फील्ड, यहां चूंकि करंट फ्लो होने की वजह से बन रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक की वजह से मैग्नेट बन रहा है, तो हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ सेम काम करेगा। और आपको पता है कि ये एसी लाइन है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चेंज भी हो रहा है, और ये वायर जो टेलीफोन लाइन के उसको कट भी कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ यहां एक ईएमएफ जनरेट होगा जो एन डी फाई बाई डी टी के फॉर्म में होगा। ये आपने काफी अच्छे से फार्मूला पढ़ा होगा। क्योंकि यहां हो सकता है ये N1 ही हो, क्योंकि सिंगल तार जा रहा है, दूसरे तार को कटेगा तो दूसरा तार भी सिंगल तार की तरह काम करेगा अपने आप में। तो लेकिन फ्लक्स जो कटने की रेट है डी फाई बाई डी टी, उसके अकॉर्डिंग कुछ यहां पे ईएमएफ जनरेट होगा, कुछ यहां पे ईएमएफ जनरेट होगा। अगर इस तार में ईएमएफ जनरेट होगा तो आपको पता क्या होना होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये 6 वोल्ट या 9 वोल्ट पे ऑपरेट होती हैं। अब इनमें अगर 0.5 से लेके 2 या 3 वोल्ट भी ऐड हो रहा है कट के, क्योंकि ये 11 केवी की लाइनें हैं, 33 केवी की लाइनें, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगी। तो अगर ये थोड़ा सा भी वोल्टेज बढ़ा दे रही है तो ओवरऑल जो टेलीफोन लाइन का वोल्टेज है वो प्रभावित होगा। हो सकता है कम हो सकता है ज्यादा हो, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि पोलैरिटी कैसी आ रही है। हम ज्यादा डीप में चर्चा नहीं करना चाहते इस पे। तो आपको समझ में आ रहा है कि जो टेलीफोन की लाइन है वो प्रभावित होगी, सिंपल सी बात है। दूसरा चीज ये है कि चूंकि इसमें सिग्नल जाता है, करंट तो जाता है अलग बात है, लेकिन टेलीफोन लाइन में आपको पता है आप जो बातचीत करते हो सिग्नल जाता है। अगर सिग्नल में एसी लाइनों का मैग्नेटिक फील्ड इंटरप्ट करेगा तो आपकी सिग्नल भी इंटरप्ट हो जाएगी, मतलब इंटरसेक्ट करेगा। अगर जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइन जो अगर इस लाइन के साथ इंटरसेक्ट करेगा तो आपकी जो टेलीफोन लाइन की सिग्नल है वो इंटरप्ट होगी। इंटरप्ट का मतलब यह है कि प्रभावित होगी। जैसे आपको पता है कि पहले के फोन अगर आप लोगों ने यूज किया हो, मोबाइल तो छोड़ दीजिए, कभी कभी पुराने मोबाइलों में ऐसा होता है कि बहुत हमिंग की आवाज आती है, अचानक से चरचराहट की आवाज आती है। तो ये सारी चीजें जो होती है ना वो सिग्नल में इंटरप्शन के कारण होती हैं।
तो सिग्नल आपका ब्रेक होने लगता है या फिर उसमें कुछ अलग से अवांछनीय तत्व ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो आपकी टेलीफोन लाइन प्रभावित होती है। ओवरऑल ये है, इस तरीके से कैसे होती मैंने आपको समझा दिया। अब होगा क्या कि अगर इसके ऊपर हमको लाइन ले जानी है तो हम इतना क्लियरेंस को ध्यान में रख के करते हैं कि ये लाइन प्रभावित बहुत कम या ना के बराबर हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको अरेंजमेंट देखना है, क्या करेंगे, कुछ खास नहीं, बस क्लियरेंस को ध्यान में रखना है। दूसरी सिरोपरी लाइन है, उसको आप ढका दो, कुछ ज्यादा प्रभावित नहीं करती। भवन है, क्योंकि अब आपको भी पता है कि अगर आप घर के पास से लाइन जा रही 11 केवी की 33 केवी की, अगर 400 केवी की 400 वोल्ट की जा रही है तब तो वो कम खतरनाक होती है। लेकिन अगर 11 केवी 33 केवी की लाइन अगर जाए आपके घर के पास से तो उसका काफी बुरा असर होता है। हो सकता है गलती से कुछ उस पर चला गया आप, या गलती से उसके टच में आ गए तो आपको बचने का कोई चांस नहीं है। लेकिन 400 केवी की लाइन में, 400 वोल्ट की लाइन में ऐसा है। ठीक है, इसलिए हमको थोड़ा सा क्लियरेंस पे ध्यान देना होगा कि डिजाइन करते समय हम कुछ स्पेशल व्यवस्था करें। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क रहा, आप इसका डाटा एक बार अपने यहां चेक करोगे। ठीक है, चलिए, तो ये सब बेसिक था, मुझे आपको समझाना था कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में आखिर मेनली हमको करना क्या है। अब आइए आपको सीधे ले चलते हैं एक क्वेश्चन पे, और उस क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें करना क्या है आखिरकार अगर क्वेश्चन आएगा तो, और क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा। तो हम आपके एग्जाम के टाइप के क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं, इसमें कोई बेसिक वगैरह नहीं है। इससे 4-5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं 4-5 क्वेश्चन आपको करा के छोड़ दूंगा। आपका 4-5 टाइप का जो मेन क्वेश्चन है वही बनता है, आप पुराना पेपर उठा के देख लीजिएगा। ठीक है, कि अब तक जो आया है कुछ ऐसा ही आया है। तो आप नोट करिए क्वेश्चन, एक 300 मीटर लंबी लाइन, एक 300 मीटर लंबी लाइन, सॉरी कुछ ऐड कर लीजिए उसमें, एक 300 मीटर लंबी सिरोपरी लाइन, 400 वोल्ट 3 फेज 50 हर्ट्ज स्थापित की जानी है या स्थापित करनी है, स्थापित की जानी है, जिसका मध्यमान पार्ट 50 मीटर है, जिसका मध्यमान पार्ट यानी कि मीन स्पान जो है, एवरेज स्पान वो 50 मीटर है। ठीक है, आगे लिखिएगा फुल स्टॉप के बाद, इस पूरे कार्य में लगने वाली सामग्री का मूल्यांकन करें। इस पूरे कार्य में लगने वाली सामग्री का मूल्यांकन करें। ठीक, तो चलिए, अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक आपको लंबाई दे दी गई 300 मीटर की, एवरेज स्पान कितना है 50 मीटर है, और जो लाइन है वो एलटी है। लाइन कौन सी है? एलटी है। एलटी का मतलब लो टेंशन का मतलब यह है कि 3 फेज 400 वोल्ट की लाइन है। डिस्ट्रीब्यूशन की एलटी लाइन को हम लोग 400 वोल्ट की लाइन बोलते हैं, 3 फेज। आपको आइडिया लग गया होगा कौन सी लाइन जानी है। चलिए, एक चीज और इसी में ऐड कर लीजिए आप क्वेश्चन में ही, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है, इतना घुमा फिरा के ना। सीधे देखिए क्या कह देता है, लिखिए साथ ही, आगे से लिखिए उसी क्वेश्चन में, साथ ही एक टर्मिनल पोल का नामांकित चित्र भी बनाएं। एक टर्मिनल पोल का नामांकित चित्र भी बनाएं। कुछ इतना क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, जब इतना क्वेश्चन हो गया आपका तो देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। पहले क्वेश्चन पे आप लोगों को क्या ध्यान देना है कि हमने क्वेश्चन करने के लिए अप्रोच क्या लिया और क्वेश्चन को किस वे में हल किया और डाटा मैंने क्या क्या यूज किया, बस आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, चलिए दिखाते हैं आपको कैसे क्वेश्चन हल होता है।
आप पहले पॉइंट पे लिखोगे पूर्वानुमान। सीधा आपको पता है कि पूर्वानुमान में हमें क्या लिखना होता है, ऑलरेडी हमने बता रखा है, स्टेप वही चलेगा। पूर्वानुमान में लिखेंगे पहला, देखिए क्या है, पहला ये है कि आप पोल कौन सा यूज करोगे। तो हो सकता है आप आरसीसी पोल यूज कर लो, हो सकता है आप नलीदार जो लोहे का पोल होता है आप वो यूज कर लो, आपके ऊपर है। तो चलिए लिखिएगा पूर्वानुमान में पहला लाइन आधार, लाइन आधार यानी कि पोल, सिंपल सी बात है, पोल 11 मीटर लंबा, लाइन आधार पोल 11 मीटर लंबा नलीदार लोहे, नलीदार लोहे, लाइन आधार 11 मीटर नलीदार लोहे का खंभा है, का खंभा है। ठीक है, इतना करना है आपको कि हमारा जो पोल है वो नलीदार लोहे का है। नलीदार का इन द सेंस कि आपने देखा होगा खोखला पाइप की तरह एक पोल होता है, हम उसको लगाते हैं। ठीक है, फेज वायर, फेज वायर का मतलब होता है जो आप वायर यूज करोगे, फेज वायर 3.10 mm AAC है। देखिए एलटी लाइन में क्या करते हैं, AAC का मतलब ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर। ये कुछ ऐसा ही वायर होता है, ऐसा ही दिखता है, लेकिन सारे वायर किसमें होते हैं, एल्युमिनियम के होते हैं। लेकिन जो ACSR मैंने आपको बताया था, इसमें जो सेंटर का ये जो सेंटर वाला पार्ट होता है, ये वाला, ये स्टील का होता है, बाकी जो इसके किनारे वाले होते हैं वो एल्युमिनियम के होते हैं। बस ये बेसिक अंतर है इनमें। तो चूंकि एलटी लाइन है, ज्यादा स्पान रखते नहीं हम लोग, इसलिए AAC भी यूज कर लिया जाता है, नहीं तो अदरवाइज आपको ज्यादातर ACSR ही मिलेगा, मैंने जैसा आपको पहले भी बताया था। ठीक है, तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन में AAC ले लिया, कोई बात नहीं है, चलते हैं, ये भी, इससे भी काम चल जाएगा। अब देखिए 400 वोल्ट की लाइन 3 फेज की है, हम उदासीन वायर भी ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे उदासीन वायर, आपको मैं भी आगे क्लियर कर दूंगा, क्योंकि जहां सिंगल फेज का यूज करना होगा वहां तो न्यूट्रल वायर चाहिए ही। देखिए उदासीन वायर लिखिएगा, उदासीन का मतलब न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर क्या लेंगे, 8.0 mm उदासीन वायर 3/8.0 mm AAC है। एक चीज और मैं इस पे मार्क करना चाहता हूं, अगर आपको 3/1.3 mm का मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि 3.10 mm के 7 वायर कुछ इस प्रकार आपको मिलेंगे। ऐसे देखिए 6 बाहर और 1 अंदर, कुछ ऐसा वायर आपको मिलेगा। ठीक है, और सेम कहानी नीचे वाले में भी है, क्योंकि न्यूट्रल वायर आपको पता है कि पतला रखते हैं, इसलिए ये पतला लिया गया है। चौथा एजम्पशन देखिए क्या है, चौथा एजम्पशन आप कुछ इस प्रकार लोगे कि लिखिएगा लाइन का प्रारंभ व अंतिम पोल, प्रारंभिक व अंतिम पोल टर्मिनल पोल है, टर्मिनल पोल है। लाइन का प्रारंभिक व अंतिम पोल टर्मिनल पोल है। मैंने पहले भी बताया था कि जब आप कोई भी लाइन लोगे तो लाइन जब खत्म होगी वहां पे और जहां से शुरू होगी वहां पे आपको टर्मिनल पोल लगाने हैं। उस टर्मिनल पोल की खासियत होती है कि जो लाइन बीच में पोल लगते हैं वो सिर्फ सपोर्ट का काम करते हैं, लेकिन जो टर्मिनल पोल होता है वो एक तरफ की खिंचाव महसूस करता है।
और जो वायर खत्म हो रहे हैं तो उनको कुछ अलग तरीके से उनमें बांधा जाता है। तो इसलिए बांधने के लिए हमको क्या लगाना पड़ता है, टर्मिनल पोल लगाना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए पांचवा, ये कॉमन सेंस वाली बात है। ये कॉमन सेंस का मतलब ये है कि प्रैक्टिकली तो हर जगह पॉसिबल नहीं मिलता आपको, लेकिन थ्योरेटिकली एक चीज ये पॉसिबल है कि आप अगर एलटी लाइन ले जा रहे हो तो सड़क के किनारे व्यवस्था आपको लगानी होती है लाइट की। किसकी? लाइट की। तो हमें लाइट के लिए भी कुछ अरेंजमेंट अलग से करना होगा, ये 3 फेज जाएगा वो अलग से। तो इस बात पे